गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका एक बार स्वागत है फिर से, और उम्मीद है मन लगा के पढ़ रहे होंगे, है ना। मन लगा के पढ़िए। बाकी हम लोगों की तरफ से पूरा कोशिश है आपको हर तरह से पढ़ने में हेल्प किया जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से, किसी भी तरह से आपको कोशिश करके मंजिल तक पहुंचना है, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे बच्चों वीडियो 6 चैप्टर वही है मोशन, और इसमें हम लोग जान रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इस मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में आज जानेंगे बच्चों हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन को डील करेंगे, और इनसे इस यूनिफॉर्म मोशन में कुछ ग्राफ जानना है। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बच्चों। तो ये यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। आसान है, तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, मान लिया जाए दो बच्चों को रेस दौड़ाना है। ऑब्जेक्ट ए है, एक स्टूडेंट ए है और एक और स्टूडेंट बी है। इन दोनों को रेस दौड़ाना है, दोनों को 100 मीटर का रेस दौड़ाना है, मान लिया जाए, ठीक है। ये मान लेते हैं कि दोनों को कितना 100 मीटर। अब 100 मीटर को हम लोग डिवाइड कर दिए 25 मीटर, 25 मीटर, 25 मीटर एंड 25 मीटर। तो बच्चों बी को भी तो वही रेस दौड़ना है, इसके भी डिस्टेंस को हम लोग 4 पार्ट में बांट लेते हैं, 25 मीटर, 25 मीटर एंड 25 मीटर एंड 25 मीटर, ठीक है। तो अब यहां पर मान लिया जाए ए जो है दौड़ना शुरू किया रेस को, वो सोचा कि हमको फर्स्ट आना है, उसका टारगेट था कि हम ही को फर्स्ट आना है। अब ए दौड़ना शुरू किया तो पहला 25 मीटर का दूरी को बड़ा तेजी से दौड़ा और 3 सेकेंड में डिस्टेंस को ट्रेवल कर गया। लेकिन जैसे ही बहुत तेज दौड़ा, थोड़ा सा थकावट उसको महसूस होने लगा, थोड़ा थक गया। तो अब अगला जो है 6 मीटर पर 6 सेकेंड लग गया, फिर अगला 25 मीटर को दौड़ने में 6 सेकेंड लग गया, फिर अगला 25 मीटर को दौड़ने में थोड़ा और थक गया, 6 सेकेंड लग गया। लेकिन देखता है कि पीछे वाला आगे निकल रहा है, क्योंकि उसने टारगेट बनाया था कि हमें को फर्स्ट आना है। अपना सारा एनर्जी को स्टोर किया और फिर अगला 25 मीटर को दौड़ने में 4 सेकेंड का समय लिया। तो टोटल टाइम उसने कितना ले लिया भाई? टोटल टाइम उसने लिया 20 सेकेंड और रेस को पूरा किया। लेकिन बी स्टूडेंट जो था ये दौड़ने का प्रैक्टिस करता था, दौड़ने का ट्रेनिंग लेता था, तो इसको बताया गया था कि कैसे दौड़ा जाना है। तो ये भी अपना पूरा कोशिश किया, लेकिन इसको पता था कि कैसे दौड़ा जाए। इसने अपने स्पीड को मेंटेन किया करके और हर 25 मीटर को 5-5 सेकेंड में दौड़ा, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो इसने बी ने भी टोटल टाइम कितना लिया? बी ने भी टोटल टाइम 20 सेकेंड ही लिया।
ध्यान देंगे क्या बात हो रही है। बी भी रेस को दौड़ने में 20 सेकंड का ही समय लेता है और ए भी रेस को दौड़ने में 20 सेकंड का। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो ए और बी दोनों के मोशन में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस नजर आएगा। क्या डिफरेंस नजर आएगा? तब ए जो है हर 25 मीटर को दौड़ने में अलग अलग समय ले रहा है, लेकिन बी जब दौड़ रहा है तो हर 25 मीटर को दौड़ने में बराबर बराबर समय ले रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो इसी तरह के मोशन को, ये जो बी का मोशन है, इस तरह के मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? क्या लिख दिया जाए? और इसको जहां पर बराबर बराबर दूरी को ट्रैवल करने में, कवर करने में अलग अलग समय लग रहा है, तो इसको कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो यहां पर दिख रहा है इसी को थोड़ा सा वर्ड में लिख दें, यही इसका डेफिनेशन हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन क्या दिखा? तो बी का जो मोशन है इसको यूनिफॉर्म कहेंगे। तो बी का मोशन कैसा है? तो सर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम्स। 25 मीटर 5 सेकेंड, 25 मीटर 5 सेकेंड, 25 मीटर 5 सेकेंड, 25 मीटर 5 सेकेंड। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि क्या लिखा जाए? हैं? क्या लिखा जाए? सोचिए ना, क्या हम कहना चाह रहे हैं, या फिर ये जो बात है, ये जो हुआ, ये जो मोशन हुआ, इसी को लिख दिया जाए। तो मोशन में क्या हो रहा है सर? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम्स। हाँ, बस यही बात तो लिख देना है कि अगर कोई वस्तु व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distances, when an object covers equal distances in equal times, then such type of motion, तो इस तरह के मोशन को then such type of motion is called क्या? यूनिफॉर्म मोशन। आई बात समझ में? अब फिर से सर एग्जाम्पल, तो अभी जो समझाए थे उसी को एग्जाम्पल बना दीजिए। ऐसा एक नंबर लाइन खींचिए और इसमें इक्वल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कीजिए और इन सभी इक्वल डिस्टेंसेस को एक नाम दे दीजिए। 25 मीटर, 25 मीटर, 25 मीटर, 25 मीटर। और अगर इन सभी डिस्टेंस को इक्वल समय में ट्रेवल करा दिया जाए, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो इस तरह के मोशन को बच्चों कहा जाएगा क्या? यूनिफॉर्म मोशन। आई बात समझ में? तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु बराबर बराबर डिस्टेंस को, बराबर बराबर दूरी को बराबर समय में तय कर लेता है, तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। अब यहां पर एक और बात कि सर अगर वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका वेलोसिटी कैसा होगा? तो देखिए ना, वेलोसिटी क्या होगा? देखिए तो यहाँ पर वेलोसिटी निकालिए तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पर वेलोसिटी आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी वेलोसिटी आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी वेलोसिटी आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी वेलोसिटी आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर एक वस्तु, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि सर उसने तो बराबर डिस्टेंस को बराबर टाइम में कवर करना है।
तो जब डिस्टेंस और टाइम बराबर है तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा सर, सेम रहेगा, होगा ना। तो हम लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन the velocity of an object always remains same। यूनिफॉर्म मोशन के दौरान किसी वस्तु का जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। सेम, ऑलवेज सेम बोल सकते हैं और कांस्टेंट बोल सकते हैं। दैट इज, हम बोल सकते हैं दैट इज ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन there is no change in the velocity। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन के दौरान वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं करेगा। ओके बच्चों, चलिए ये तो बात हो गया यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी का रिलेशन। क्लियर है? अब इसी रिलेशन को हम लोग ग्राफ से भी ड्रॉ करके देखेंगे। ओके, चलिए क्या कह रहा है, टॉपिक हो जाएगा आपका ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान देंगे बच्चों, ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन में हम लोगों को दो ग्राफ जानना है यूनिफॉर्म मोशन का। एक है पोजीशन टाइम ग्राफ और एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन में बच्चों दो ग्राफ जानना है, एक है पोजीशन टाइम ग्राफ और एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसे सर? चलिए देख लिया जाए। तो पहला ग्राफ क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग XT ग्राफ भी कहेंगे, लेकिन ये XT ग्राफ किस तरह के मोशन के लिए खींचना है, तो सर यूनिफॉर्म मोशन के लिए खींचना है। ओके, ये जो ग्राफ हम लोग खींचेंगे किस तरह के मोशन के लिए खींचना है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अच्छा चलिए ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ खींचेंगे मान लिए। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींचने के लिए, या फिर ग्राफ क्या है, ग्राफ खींचने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ग्राफ जो है इट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ जो है एक डायग्राम है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ग्राफ जो है दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है उसी को दर्शाने का एक पिक्चर है, डायग्राम है। ग्राफ खींचने के लिए दोनों वेरिएबल्स का या तो हमारे पास डेटा होना चाहिए या फिर दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन होना चाहिए। हमने कहा कि जैसे समझिएगा, हमने कहा कि ये x और y का ग्राफ खींचिए, तो सर x और y का डेटा कहाँ है, कैसा डेटा है, x और y में रिलेशन क्या है, जब तक हमने ये नहीं बताया अब तब तक आप ग्राफ नहीं खींच सकते। कैसा ग्राफ खींचे सर, कैसे खींचे सर, क्योंकि आपने तो कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ हवा में ग्राफ थोड़े खिंचाएगा। x और y के बीच, x और y क्या है, इनका वैल्यू क्या है,
एक्स वाई पर कैसा डिपेंड कर रहा है, वाई एक्स पर कैसा डिपेंड कर रहा है, ये सब कुछ पता तो होना चाहिए सर। तो बिना डेटा का या बिना रिलेशन का कोई ग्राफ नहीं खिंचाएगा। तो लेकिन अगर हमने ऐसा कह दिया, अगर हमने ऐसा कहा 3x + 2y = 7, अब कहा कि इसका ग्राफ खींचिए, अब खींचा जाएगा सर। अब यहाँ से हम लोग x और y का वैल्यू डेटा तैयार कर लेंगे, x और y का डेटा तैयार करेंगे कि अगर x = 1 लेते हैं तो y कितना होगा, x = 2 लेते हैं तो y कितना होगा। तो इस तरह से हमारा x और y के बीच एक रिलेशन दिया हुआ है ना कि 3x + 2y = 7। तो या तो रिलेशन पता होना चाहिए या डेटा दिया होना चाहिए, तभी हम लोग ग्राफ को खींच पाएंगे। तो अभी हम लोग जो ग्राफ खींचने जा रहे हैं बालक, ये किसका ग्राफ खींचने जा रहे हैं? ये यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ खींचने जा रहे हैं। ठीक है, हमने भी डेटा नहीं दिया है, लेकिन हमने अभी आपको पढ़ाया कि यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हमने आपको बताया कि यूनिफॉर्म मोशन में जो पोजीशन है वो इक्वल चेंज होगा इन इक्वल टाइम्स। यही ना बात समझाया, यानी कि सर रिलेशन तो पता है कि टाइम बढ़ेगा तो पोजीशन भी बढ़ेगा, इक्वल टाइम में चेंज इन पोजीशन भी इक्वल होगा। अब इसी रिलेशन को यहाँ पर हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट कराएंगे। चलिए देखिए कैसे। तो सबसे पहले 2 एक्सिस चूज कर लेते हैं। इधर टाइम ले लीजिए, इधर x यानी पोजीशन ले लीजिए। इधर हमने पोजीशन ले लिया मीटर में और इधर टाइम ले लिया सेकेंड में। ठीक है, अब इधर इंटरवल दिखाइए। तो ग्राफ में आप लोग ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो ये ग्राफ आप लोगों ने 10th में सीखा होगा। ग्राफ खींचने के लिए हम लोग जो इंटरवल लेते हैं, चाहे इस एक्सिस में इंटरवल ले चाहे इस एक्सिस में, ये जो इंटरवल है ये इक्वल इंटरवल होता है। अगर हमने 0 से 10 लिया तो अगला इंटरवल 10 to 20 होगा, यानी कि ये T0 से T1, T1 से T2 ये इक्वल टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, और इधर पोजीशन को लेते हैं। तो अगर यहाँ पोजीशन x1 है तो यहाँ पोजीशन हमारा x2 होगा, यहाँ पोजीशन हमारा x3 होगा, यहाँ पोजीशन हमारा x4 होगा ना। अब आप बताएंगे कि अगर T1 में हमारा पोजीशन सर x1 है तो T2 टाइम में हमारा पोजीशन कितना होगा। तो सर जाहिर सी बात है कि अगर T1 टाइम में हमारा पोजीशन x1 है तो T2 टाइम में पोजीशन x2 होगा, क्योंकि T1 से T2 इक्वल इंटरवल, देन डिस्टेंस भी इक्वल इंटरवल x1 से x2। क्यों सर, ऐसा क्यों सर? क्योंकि मोशन इज यूनिफॉर्म। क्योंकि मोशन क्या है? यूनिफॉर्म है। मोशन क्या है? यूनिफॉर्म है ना। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो सर अगर टाइम का इंटरवल इक्वल बढ़ेगा तो सर पोजीशन का भी इंटरवल इक्वल बढ़ेगा। तो यानी कि T2 टाइम में सर हमारा पोजीशन कहाँ आ जाएगा? तो सर T2 टाइम में हमारा पोजीशन x2 पर चला जाएगा। इसी तरह से T3 टाइम में सर हमारा पोजीशन यहां आ जाएगा। यानी कि सर सभी पॉइंट्स को मिलाते हैं, देन दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ। तो हमारा ग्राफ कैसा आया? तो सर स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन सिर्फ कहने से नहीं चलेगा। अगर ग्राफ हमारा ऐसा आता, ये आता, तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन हो रहा है। ग्राफ ऐसा आ रहा है तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन हो रहा है। तो सर ग्राफ जो आया इसको कैसे बताया जाए?
ग्राफ तो ठीक है, ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आया, लेकिन सर स्ट्रेट लाइन भी तो यहाँ पर अलग अलग हो सकता है। हाँ सर, ये तो बात है। तो जब भी हम लोग ग्राफ को बताते हैं कि ग्राफ कैसा आया, तो उस ग्राफ का रिलेशन इस नीचे वाले एक्सिस के साथ बताया जाएगा कि ये जो ग्राफ आया है वो नीचे वाले एक्सिस के साथ कैसा रिलेशन बना रहा है। तो नीचे वाले में हमने यहाँ टाइम एक्सिस माना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि सर हमारा जो ग्राफ आया है ये टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल के साथ झुका हुआ है, मेकिंग ए स्लोप विथ टाइम एक्सिस। लेकिन सर अगर ग्राफ ऐसा होता तो सर, हाँ तो ग्राफ ऐसा होता तो टाइम एक्सिस का पैरेलल कहलाता, ग्राफ ऐसा होता तो टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर होता। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जब भी हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ का जो रिलेशन है वो नीचे वाले एक्सिस के साथ बताएंगे कि आखिर ये ग्राफ नीचे वाले एक्सिस के साथ क्या रिलेशन बना रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि इट इज क्लियर दैट द पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी कि अब हम लोग इसको xt बोल सकते हैं, अब समझ जाइएगा ना, द xt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, xt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन, हमारा जो xt ग्राफ आया है पोजीशन टाइम ग्राफ आया, लेकिन कैसा मोशन का? यूनिफॉर्म मोशन का आया। तो सर स्ट्रेट लाइन, लेकिन कैसा स्ट्रेट लाइन? ये स्ट्रेट लाइन मेकिंग ए स्लोप विथ टाइम एक्सिस। आया बात समझ में? हाँ तो ये हमारा ग्राफ था कि ग्राफ कैसा हुआ सर? तो एक स्ट्रेट लाइन हुआ, लेकिन कैसा स्ट्रेट लाइन? तो सर टाइम एक्सिस के साथ स्लोप बनाता हुआ। ये तो ग्राफ के शेप की बात हो गई। तो बच्चों हम लोग जब भी ग्राफ पढ़ते हैं ना, तो ग्राफ में दो बातों को जानने की कोशिश करते हैं। पहला कि जो ग्राफ खींच रहे हैं उसका शेप कैसा हुआ। तो शेप का पता तभी चलेगा बच्चों जब हम लोग उस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे। तो जब ग्राफ खींचे तो हम लोगों को पता चला कि जो ग्राफ है इट इज अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग ए स्लोप ऑन द टाइम एक्सिस। दूसरी बात कि हम ये जो ग्राफ खींचे हैं, ये ग्राफ इस ग्राफ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये ग्राफ हमको क्या जानकारी दे सकता है, ये बात, इस ग्राफ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं। तो जब भी ग्राफ से क्वेश्चन आएगा तो दिया रहेगा कि ये xt ग्राफ है, इससे ये निकालिए वो निकालिए, तो क्या निकाल सकते हैं ये पता चलना चाहिए, तभी ना हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो किसी भी ग्राफ में दो बातों को जानने की कोशिश करते हैं, ग्राफ का शेप कैसा होगा और उस ग्राफ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी ग्राफ से कैलकुलेट करने की बात आएगी तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि भैया ये ग्राफ किसके किसके बीच है। तो सर ये ग्राफ तो आपका पोजीशन और टाइम के बीच में है। हाँ पोजीशन और टाइम के बीच में है, मान लिया आपका बात सही है ना। तो सर ये ग्राफ जो है पोजीशन और टाइम के बीच में है, तो सर जब पोजीशन यानी x और t पता रहे तो सर हम लोग क्या निकाल सकते हैं उस x और t से? सोचिए ना कि जब हम लोगों की किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी या डिस्प्लेसमेंट x पता हो, उसका पोजीशन पता हो और टाइम पता हो कि उस डिस्प्लेसमेंट को तय करने में उसको कितना समय लगा, तो देखिए ना x और t पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, सोचिए। तो x और अगर t पता है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू x बाई टी, स्पीड इज इक्वल टू x बाई टी नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो वही तो बात पूछ रहे थे ना कि अगर x और t पता हो तो ये ग्राफ किसके बीच में ये ग्राफ खींचा गया है, किन वेरिएबल्स के बीच में?
तो सर x और t के ही बीच तो खींचा गया है, यानी कि x और t तो पता है यहाँ। तो जब x और t पता है तो फिर हम इस ग्राफ से निकाल क्या सकते हैं? तो सर जब x और t पता होगा तो इस ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी या स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे सर? देखा जाए, देखिए यहां पर तो कह रहा है कि फ्रॉम द ग्राफ। अब हम चूंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो हम किसी भी समय को ग्राफ से मिलाइए और वेलोसिटी निकाल लीजिए। ये हम लोग मिला दिए, T3 को मान लिया जाए और इसको नाम दे दिया OAB। और ये मान लेते हैं ये कितना एंगल से स्लोप बना रहा था? तो सर 30 डिग्री का स्लोप बना रहा था या 45 डिग्री का, जो भी है, थीटा। ओके, तो मान लिया जाए कि ये जो ग्राफ है थीटा एंगल का स्लोप बना रहा था। अब हमको x और t से वेलोसिटी कैसे निकलता है? तो सर अगर x और t पता है तो वेलोसिटी के लिए v = x/t, यानी x और t का रेशियो लेना होगा। यही ना कंसेप्ट है। तो अगर वेलोसिटी निकालना है तो x और t का रेशियो लेना होगा। ओके, तो अब आप बताइए ना फिर x और t का रेशियो कैसे लिया जाए? अपने मन से कुछ तो करना होगा ना, क्या कंसेप्ट लिखना होगा कि हमारा x और t का रेशियो आ जाए। अरे बाबा, ये थीटा है तो ये आपका, ये यहाँ से हमने मिलाया है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये थीटा है तो ये p और ये b नहीं हो गया, तो p/b का रेशियो चाहिए ना हमको। तो p और b का जब रेशियो चाहिए तो p और b का रेशियो tan थीटा में नहीं मिल जाएगा? हो गया कंसेप्ट। तो यानी कि हम लिख सकते हैं फ्रॉम ग्राफ इन राइट ट्रायंगल OAB में tan थीटा ले लीजिए ना। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB/OA, और tan थीटा इज इक्वल टू AB यानी कि x एक्सिस, OA यानी टाइम एक्सिस, एंड tan थीटा इज इक्वल टू x/t दैट इज v यानी वेलोसिटी। निकल गया क्या? तो यानी कि हम कह सकते हैं सो फ्रॉम, तो हम लिख सकते हैं सो फ्रॉम xt ग्राफ we can find the velocity of an object. We can find the velocity of an object. कैसे सर? कैसे वेलोसिटी निकालेंगे? तो हम लिख सकते हैं, कैसे निकला वेलोसिटी बताइए ना। वेलोसिटी कैसे निकला? tan थीटा से। तो लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ tan थीटा, यानी कि इसको हम लोग स्लोप का भी नाम देते हैं। द वैल्यू ऑफ tan थीटा यानी स्लोप gives the value of velocity of the object, या फिर यहाँ ऑब्लिक में वेलोसिटी, लेकिन अगर यही पोजीशन टाइम को अगर डिस्टेंस टाइम नाम दे दे तो हमें स्पीड भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आया बात क्या? तो ये है आपका यूनिफॉर्म मोशन और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या क्या सीखे? अभी एक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए आपको ये सारा बात याद रखना होगा कि भैया ये जो पढ़े हैं क्या क्या जाने, बताइए ना क्या क्या जाने। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया यूनिफॉर्म मोशन, किसको कहा गया? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम।
यही ना कि अगर कोई वस्तु इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर कर ले, देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, मान लिया जाए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? तो सर हर जगह वेलोसिटी सेम रहेगा, हर जगह वेलोसिटी सेम रहेगा। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो पूरे मोशन के दौरान ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम और कांस्टेंट। अब इन्हीं बातों को जो हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जाना, इन्हीं को ग्राफ से रिप्रेजेंट कराना है। तो पहला ग्राफ हमने आज बताया, क्या क्या बताया पहला ग्राफ? तो सर पहला ग्राफ हम लोगों ने जाना पोजीशन टाइम ग्राफ, लेकिन किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ खींचने के लिए यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है ये जानना होगा, क्योंकि ग्राफ जो है दो वेरिएबल्स के रिलेशन को डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ओके, तो हम लोग अभी पढ़े कि सर अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो पोजीशन और टाइम इक्वल चेंज होगा। यानी कि अगर 5 सेकेंड में हम 10 मीटर जा रहे हैं तो फिर अगला 5 सेकेंड में हम 10 मीटर ही जाएंगे। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो अब इसी बात को यहां से दिखा दिए हमने, एक तरफ पोजीशन एक्सिस लिया, एक तरफ टाइम एक्सिस लिया। तो इधर इक्वल टाइम का इंटरवल लिए, इधर इक्वल पोजीशन का इंटरवल लिए। और अगर हमने माना कि t1 टाइम में पोजीशन x1 है तो t2 टाइम में पोजीशन x2 ही होगा, क्योंकि t1 से t2 इक्वल टाइम, देन x1 से x2 इक्वल डिस्टेंस। तो इक्वल टाइम बढ़ता जाएगा, इक्वल पोजीशन। सभी पॉइंट्स को हमने दिखाया कि कहाँ कहाँ हो रहा है, उनको जब मिलाए तो हमको ग्राफ कैसा मिला? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा मिला? स्ट्रेट लाइन। यानी कि हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ आया, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन कैसा? तो टाइम एक्सिस पर झुका हुआ, मेकिंग ए स्लोप ऑन द टाइम एक्सिस। ओके, अब ग्राफ में ये तो उसका शेप पता चल गया, ग्राफ कैसा होगा। लेकिन ग्राफ में एक और बातों को हम लोग, एक और बात को जानते हैं। क्या जानते हैं? कि आखिर सर इस ग्राफ से हम निकाल क्या सकते हैं? तो इस ग्राफ से बच्चों हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर x और t पता रहेगा तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू x बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, पोजीशन बाई टाइम, चेंज इन पोजीशन बाई टाइम। तो पोजीशन जो हमारा चेंज हो रहा है तो पता है कि 5 सेकेंड में 10 मीटर चेंज हो रहा है, फिर 5 सेकेंड में 10 मीटर। तो चेंज इन पोजीशन तो पता है ना, और टाइम पता है, तो हम तो यहाँ से सर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग जब वेलोसिटी निकालते हैं तो देखिए हम लोगों ने जिस समय, चूंकि इस वेलोसिटी सब जगह यूनिफॉर्म होगा तो किसी भी टाइम को मिला दिए ग्राफ से। अब इस ये जो ट्रायंगल बना, इसमें हम लोग वेलोसिटी कैसे निकाला गया? तो tan थीटा लिए। tan थीटा क्यों लिए? क्योंकि सर वेलोसिटी निकालने के लिए हमको x और t का रेशियो चाहिए। x यानी ये वाला साइड और t यानी ये वाला साइड। तो x बाई टी करने के लिए हमको tan थीटा ही लेना होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने tan थीटा लिया। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB बाई OA। अब AB इक्वल टू x एक्सिस एंड OA इक्वल टू टाइम एक्सिस, देन x बाई टी इज इक्वल टू v। यानी कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहेगा तो वहां से हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो tan थीटा से। जितना भी एंगल बनाया हो, 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो tan 30 का जो वैल्यू होगा, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ओके बच्चों, एक दूसरा ग्राफ भी हम लोग इसी में जान लें, उसके बाद दोनों ग्राफ से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए। क्योंकि देखिए एक ही, अब ये यूनिफॉर्म मोशन का थ्योरी तो एक साथ कर लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल का अलग होगा, उसमें हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे कि सर कैसा कैसा यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ का कैसा क्वेश्चन होगा, है ना। तो देखा जाए नेक्स्ट वीडियो क्या है, ग्राफ ही है
लेकिन कौन सा ग्राफ? तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी का भी एक रिलेशन है। तो हमारा नेक्स्ट ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो दूसरा ग्राफ है बच्चों ग्राफ 2, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या ग्राफ है सर? तो दूसरा ग्राफ है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम, जिसको शॉर्ट में हम लोग VT ग्राफ भी कहेंगे। VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर इसमें भी तो वही बात हुआ ना सर कि सर ग्राफ कैसे खींचेंगे? कोई रिलेशन, कोई डेटा? हाँ सर, ये तो सही बात है, रिलेशन या डेटा। क्या रिलेशन, क्या डेटा? तो अभी तो बताए कि अगर मोशन यूनिफॉर्म होगा तो वेलोसिटी कैसा होगा? तो सर अगर मोशन यूनिफॉर्म होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। अब इसी बात को दिखाइए क्या मतलब हो रहा है। देखिए, तो एक एक्सिस लीजिए, इधर टाइम एक्सिस, इधर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, इधर इंटरवल ले लिया जाए T1, T2, T3, T4, V1, V2, V3, V4। ठीक है। अब ग्राफ खींचा जाए तो अगर यहां पर हम रिलेशन अभी आपको क्या बताए कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर मान लिया जाए कि T1 टाइम में वेलोसिटी हमारा V1 है, तो T2 टाइम में कितना होगा? बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर T2 टाइम में तो सर V2 हो जाएगा। अरे नहीं बाबा, इसीलिए तो बार बार बोल रहे हैं कि हमारा मोशन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या? देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। अगर T1 टाइम में हमारा वेलोसिटी V1 है तो T2 टाइम, देखिए ना, एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। हमने क्या कहा था? यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल 25 मीटर 5 सेकेंड, 25 मीटर 5 सेकेंड, 25 मीटर 5 सेकेंड। सर तो वेलोसिटी कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ वेलोसिटी कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ वेलोसिटी कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। यही ना? तो फिर क्या? यही बात तो बता रहे हैं कि अगर मोशन यूनिफॉर्म रहेगा देन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर 5 सेकेंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है तो अगला 5 सेकेंड में भी तो वेलोसिटी 5 ही रहा। चेंज कहाँ हुआ? चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ सर। अरे तो यही तो है,
यानी कि अगर T1 टाइम में वेलोसिटी v1 है, देन T2 टाइम में भी वेलोसिटी v1 रहेगा, T3 में भी वेलोसिटी v1 रहेगा, T4 में वेलोसिटी v1 रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। आई बात समझ में? यस। तो अगर थोड़ा सा ग्राफ को हम लोग क्लियर करें, थोड़ा ऊपर ले लें कि अगर T1 टाइम में वेलोसिटी v2 है तो T2 टाइम में भी वेलोसिटी v2 ही रहेगा, T3 टाइम में भी वेलोसिटी v3 ही रहेगा, v2 ही रहेगा, T4 टाइम में भी वेलोसिटी v2 ही रहेगा। यानी कि यहाँ पर टाइम बढ़ता चला जाएगा बट वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन वेलोसिटी हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो अब इसी को लिख दीजिए। तो ग्राफ कैसा आ गया? तो देखिए ना कि सर ग्राफ यहाँ पर भी तो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, लेकिन ये कैसा स्ट्रेट लाइन मिला? तो सर पैरेलल टू टाइम, नीचे वाले एक्सिस के साथ रिलेशन बनाएंगे तो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल मिला ना, तो लिख सकते हैं सो या इट इज क्लियर दैट द VT ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ हो गया? VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन कैसा स्ट्रेट लाइन भाई? इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्या जो भाई आया उसी को लिख देना है। और ऐसा क्यों आया? क्योंकि सर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। T1 टाइम में जितना वेलोसिटी होगा उतना ही वेलोसिटी T2 में, उतना ही वेलोसिटी T3 में, उतना ही वेलोसिटी T4 में। यानी कि जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी जिस पॉइंट पर होगा वहीं से ये सीधा आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि टाइम के पैरेलल टाइम बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट रहेगा। चलिए ये बात तो ठीक है, समझ में आ गया सर? आया समझ में? कि हम ऐसे ही बोल देते हैं समझ में आ गया सर? आज आ गया होगा, बहुत हार्ड चीज नहीं है ना। यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट याद रखिए, सब क्लियर। अब हमने क्या कहा था कि जब भी ग्राफ पढ़ते हैं तो दो बातों को जानते हैं। पहला, ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ कैसा होगा ये तो ग्राफ खींचेंगे तभी पता चलेगा। वो हमने खींच लिया। ग्राफ कैसा आया? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा आया? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। लेकिन सर अब इस ग्राफ से क्या निकलेगा? तो हमने क्या कहा था, ग्राफ से क्या निकलेगा इसके लिए ग्राफ में टेंशन नहीं लेना है। किसके बीच का ग्राफ है? V एंड T। अब आप सोचिए ना, V और T पता रहे तो क्या निकल सकता है? अब बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक्सेलरेशन भी तो निकलता है। हाँ, एक्सेलरेशन भी निकलता है बाबा। V और T रहने से एक्सेलरेशन भी निकलता है, लेकिन कब? जब वो भी हमारा चेंज इन वेलोसिटी होता। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन यहाँ तो सर हमारा वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है ना, मोशन इज यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन में V और T रहने से क्या होगा? देखिए ना, बहुत सिंपल सा बात है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बाय टाइम। देन हमारे पास V है और T है, इन दोनों को एक साथ लाइए ना, तो V इंटू T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर V और T है तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अब ये बात तो क्या करना होगा? V और T को मल्टीप्लाई करना होगा। अभी पिछले ग्राफ में हमने बताया V x और T का रेशियो चाहिए था तब एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकलता, लेकिन यहाँ V और T को मल्टीप्लाई। तो मान लिया दे दे क्वेश्चन कि 10 सेकंड में वस्तु कितना दूर गया, 15 सेकंड में वस्तु, वो टाइम दिया रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं T4 में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो T4 को ग्राफ से मिला देंगे। वो टाइम मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन में। तो T4 को हम लोगों ने ग्राफ से मिला दिया और अब एक नाम दे दिया जाएगा। ग्राफ जो मिला OABC। अब इस ग्राफ में ऐसा क्या लिया जाए कि ये V और T इनटू में आ जाए। जैसे
पिछले ग्राफ में हमको रेशियो चाहिए था तो हमने tan थीटा लिया, ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर हमको इस v और t को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या किया जाए कि ये v और t मल्टीप्लाई हो जाए? तो सर इस v और t को मल्टीप्लाई करने के लिए ना इस ग्राफ का एरिया लेना होगा, तब ना एरिया इक्वल टू होगा L इंटू बी। हाँ बहुत अच्छा, यही तो कंसेप्ट है, इसी को कंसेप्ट कहते हैं। सोचना होगा कि अगर हमको इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना और डिस्टेंस निकालना हो तो लिखते हैं फ्रॉम ग्राफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा L इंटू बी। L तो और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, L कितना हो गया इसका ओ ए, और B कितना हो गया ए बी, और ओ ए क्या है टाइम एक्सिस और ए बी क्या है भी एक्सिस, और V इंटू टी को हम लोग D यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक डिस्टेंस भी बोल सकते हैं क्या, यानी कि हमारा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी मिलेगा ये क्या होगा, एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हुआ। एरिया किसके इक्वल हुआ, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हुआ ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया रहे तो उस वेलोसिटी और टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कैसे, तो एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। सो फ्रॉम VT graph we can find the displacement oblique distance of the object। चलिए ठीक है सर, निकाल सकते हैं, लिख दिए आप, लेकिन निकाल कैसे सकते हैं, तो द वैल्यू ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ, the value of area under the graph gives the value of displacement oblique distance। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग एक ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये आज हम लोगों ने जाना यूनिफॉर्म मोशन और इससे रिलेटेड दो ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसी ग्राफ का कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक वीडियो देखते रहिए, मन लगा करके पढ़िए और टीम को बड़ा कीजिए। ओके बाय।